तो बच्चों हम लोग इकोनॉमिक प्लानिंग पढ़ रहे थे और इसमें हम लोग पढ़ रहे थे लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या प्लान्स किए थे। सो वी वर ऑन टू द टॉपिक कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन। तो मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या होता है? जो भी टेक्निक आपके पास है यू शुड बी यूजिंग द एडवांस्ड वन, थोड़ा सा अपग्रेडेड। पहले मैनुअल लेबर हुआ करती थी और इसके हिसाब से गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई मैनुअल लेबर का जो आउटपुट होता है बहुत कम होता है। अगर लोगों को मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ फार्मिंग दे दिए जाएं, मशीनें सिखा दी जाएं, तो इनका आउटपुट पर यूनिट ऑफ पर्सन पर हेक्टेयर ऑफ आउटपुट बढ़ जाएगा। तो सो कॉल्ड ये पॉइंट तो सबको क्लियर हो गया। मॉडर्न एज इज द एज ऑफ साइंस एंड इनोवेशंस। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज आपको पढ़नी है चिल्ड्रन, दैट वाज ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति। नाम तो सबने सुना होगा। जिस खेत की पैदावार लेटस से 1 हेक्टेयर में मान लीजिए 100 क्विंटल थी, वो बढ़ के कम से कम 250 क्विंटल हो गई। कैसे हुई 250 क्विंटल? कैसे आउटपुट बढ़ा? विद द यूज ऑफ pesticides, with the use of fertilizers, with the use of insecticides। काफी फसल तो कीड़े खा जाया करते थे, तो अब क्या करें? लोगों को लगा दें, उनको बोले तुम कीड़ा खा जाओ ताकि वो फसल ना खाए? नो। तो आपको इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर ये सब यूज करना पड़ेगा और इसी की वजह से जो आपका आउटपुट होगा वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। खोपड़े में बात गई। देयर आफ्टर चिल्ड्रन आईटी रेवोल्यूशन जब इंडिया में आया, ये बात थी 90s की, और बिजनेस चला हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा किस चीज का? बीपीओ का। अब लोग कहते हैं बीपीओ होता क्या है? अगर सिंपल भाषा में बात करें, लोगों ने कॉल सेंटर का नाम सुना होगा चिल्ड्रन। तो इंडिया में कॉल सेंटर तो एक बीपीओ का छोटा सा एग्जाम्पल है चिल्ड्रन। जब बीपीओ इंडस्ट्री इंडिया में आई तो ये आई कहां से? सबसे पहला काम स्टार्ट हुआ मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन का। किस चीज का बच्चों? मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है सर? विदेश में जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको प्रिस्क्रिप्शन तो देते हैं, आपको वो दवाई भी देते हैं, बट सो कॉल्ड वो आपसे मोस्ट ऑफ द केसेस में पैसे नहीं लेते। तो सर उनको पैसा कहां से मिलता है? पैसा उनको सरकार देती है। आप सिर्फ जाके उनसे प्रिस्क्रिप्शन लेंगे, वो डॉक्टर आपको एक प्रिस्क्रिप्शन पे लिख के दे देगा कोड वर्ड, और आप वो केमिस्ट शॉप पे शो कर देंगे। व्हाट द केमिस्ट शॉप पर्सन विल डू, वो इंटरनेट पोर्टल ओपन करेगा, जो दवाई आपको प्रिस्क्राइब की गई है वो दे देगा। अनलाइक इंडिया, यहाँ पे तो हर केमिस्ट शॉप वाला आधा डॉक्टर है, घर वाले पूरे डॉक्टर हैं। आप बोलेंगे पेट दर्द कर रहा है, वो आपको एक दवाई दे देगा। बुखार है, 2 दवाई दे देगा। बट विदेश में ऐसा नहीं होता। वहां पे आपको कोई डिस्ट्रिक्ट की गोली भी नहीं देगा मांगने पे, क्योंकि उनको लगता है कि दवाई दी और कहीं इंसान मर गया तो हमारे ऊपर केस हो जाएगा। यहाँ का दुकानदार क्या कह रहा है? हम बोलेंगे हम तो जानते नहीं है कौन, हम तो कभी इसको पहचाने ही नहीं आज तक। तो दवाई का पर्चा सर, तो यहाँ किसी पर्चे पे कोई भी मेडिकल शॉप वाला लिख के नहीं देगा कि मैंने आपको दवाई बेची है। समझ में आ गया? तो आपके पास रीजंस टू प्रूव नहीं होंगे कि आपने दवाई ली थी, खाए और मर गए। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। तो वहां पे डॉक्टर्स जो होते हैं वो इस तरह से ही प्रैक्टिसेस अप्लाई करते हैं, क्योंकि इनकी गवर्नमेंट का रूल ही वैसा है कि पेशेंट आएगा, आप उसको दवाई प्रिस्क्राइब करिएगा और वो डॉक्टर से या किसी भी मेडिसिन शॉप से जाके दवाई ले लेगा। अब डॉक्टर के पास पेशेंट बहुत ज्यादा हैं, तो उसके पास सो कॉल्ड ये लिखने का काम नहीं है, क्योंकि मंथ एंड में रिपोर्ट बना के गवर्नमेंट को देनी है एक्सेल फाइल कि कितने मरीजों का आपने इलाज किया, किसको किसको क्या क्या इलाज किया, उसके हिसाब से आपके पैसे आ जाएंगे। तो डॉक्टर क्या करता था, वो वॉइस रिकॉर्डर पे सारी बातें रिकॉर्ड कर देता था और वो ऑडियो फाइल इंडिया चली आती थी बाय इंटरनेट, और उस ऑडियो फाइल को यहाँ पे लोग सुनकर इसको ट्रांसक्राइब करते थे अंग्रेजी में और वापस से इसको एक्सेल शीट में बना के डॉक्टर को विदेश भेज देते थे। अब डॉक्टर सर ये काम वहीं किसी से करवा ले। यूएस में काम करने वाला पर्सन बोलता है डॉक्टर से, आई विल बी चार्जिंग $2000 पर मंथ। हाउ मच? $1 अगर $80 का है तो $2000 कितने हो गए बच्चों? 1,60,000। इंडिया में ये काम करने वाले लोग 50,000 रुपए मिल जाते हैं। तो डॉक्टर इसको यूएस में करवाएगा या इंडिया में करवाएगा? इंडिया में काम सस्ते में हो जाता है। तो इंडिया में जब ये बीपीओ सेंटर आया तो सबसे पहला काम इसी चीज का चालू हुआ था। उसके बाद तो अगर विदेश में किसी ने माइक्रोसॉफ्ट का कंप्यूटर खरीदा, मतलब विंडोज का एनेबल्ड लैपटॉप खरीदा, आईबीएम का, किसी ने एप्पल का मोबाइल फोन खरीद लिया, किसी ने बीएमडब्ल्यू की गाड़ी खरीद ली और उसको कोई सपोर्ट चाहिए, तो कॉल इंडिया आती है किसी कॉल सेंटर पे, और ट्रेनिंग ऐसी दी जाती है कि वहां के अमेरिकन बायर्स को लगे कि हम किसी अमेरिकन से ही बात कर रहे हैं। और ये काम धीरे 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 इंडिया में अब समाप्ति की ओर हो रहा है, क्योंकि अब ये सारा काम एआई चैटबॉट्स करने लग गए हैं। वो आपसे इस तरीके से बात करेंगे कि आपको लगेगा आप किसी ऑपरेटर से ही बात कर रहे हैं। वो सारे क्वेश्चंस जो पिछले 25-30 सालों में लोगों ने इन ऑपरेटर्स से पूछे, उनका हमारे पास रिकॉर्ड है। हमने उस सारे क्वेश्चंस के आंसर्स अपने एआई में
फीड कर दिए हैं, तो आप कोई भी रिस्पॉन्स मांगेंगे वो झटपट आपको जवाब दे देगा। समझ में आ गया? तो ये रेवोल्यूशन आईटी सेक्टर में आया, और 12th पास बच्चे नौकरी पकड़ते थे बीपीओ में 20-25 हजार रुपए में चिल्ड्रन, और 5 से 6 साल में एक बीपीओ का जो टेलीकॉलर होता था, अगर ठीक ठाक टेलीकॉलर है, काम ठीक ठाक कर लिया, मैनेजर 3 से 4 साल बाद 10 साल के अंदर कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बन गया। इतनी बूम थी, 30 से 40% का ग्रोथ होता था सैलरीज में। बट नाउ दिस सेक्टर हैज कम डाउन टू स्टैग्नेंसी। अब इन सब का काम कॉल सेंटर वालों का एआई चैटबॉट्स कर देते हैं। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? चलिए नेक्स्ट चिल्ड्रन, अगला गवर्नमेंट का लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या था प्लान्स को लेकर? दैट वी शुड अरेंज सेल्फ सफिशिएंसी पर्टिकुलरली इन फूड ग्रेन्स। तो 47 का जमाना ऐसा था कि हमको काफी फूड इंपोर्ट करना पड़ता था विदेशों से, और आज हाल ये है कि हम काफी चीजें वर्ल्ड की बड़ी कंट्रीज को एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये जो गोल था, ये 7 प्लान्स तक, पहले 7 प्लान तक, मतलब आप बोल सकते हैं रफली पहले 35 से 40 साल तक चलता रहा फूड सफिशिएंसी लाने का। और ये ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद ही अराउंड 90s में तरक्की हो पाई चिल्ड्रन। तो बेसिक आइडिया क्या था कि इंडियन इकोनॉमी को जो पॉलिटिकल प्रेशर झेलना पड़ता था रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, वो कम करना पड़ेगा। अगर आपको बात याद हो, 1972 की वॉर थी कि 71 थी, इंडो चाइना वॉर, 71 या 72 ऐसी कुछ थी। तो इसीलिए इंडिया को थोड़ा पीछे हटना पड़ा। लाल बहादुर शास्त्री जी का प्रधानमंत्री थे, चाइना की ही नहीं, पाकिस्तान वॉर थी, सॉरी चिल्ड्रन सॉरी, इंडो पाक वॉर थी, 72 वाली थी या 65 वाली थी, जब हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, और हमारे काफी डिफेंस फोर्सेस पाकिस्तान तक एंटर कर गए थे। पाकिस्तान की हालत खराब हो गई तो इंडिया वापस आ नहीं रहा था। तो यूएस ने इंडिया को प्रेशराइज किया कि अगर आप पाकिस्तान से अपने टैंक्स वापस नहीं लेके आते तो आपकी फूड सप्लाईज रोक देंगे। और उसी समझौते के लिए वो ताशकंद गए थे रशिया, और वहीं पे उनको निपटा दिया गया था। तो लोग बोलते हैं उनकी हार्ट अटैक से डेथ हुई थी, बट प्रैक्टिकली उनको खाने में जहर दिया गया था। नहीं समझ में आई बात? अब लोग सुन के रोने ना लग जाए, हाय राम हमारे प्रधानमंत्री के साथ क्या हुआ। तो ये प्रेशर था, और आज जैसा मोदी जी बोलते हैं वैसा अमेरिका करता है। समझ में आ गया? खोपड़े में बात गई चिल्ड्रन? तो ये था इंटरनेशनल प्रेशर। हाँ 65 की लड़ाई थी चिल्ड्रन, यस। तो जब यूएस ने थ्रेटन किया था हमको, खोपड़े में बात गई, 65 की लड़ाई थी, नॉट 71। समझ में आ गया? तो अगर उस समय हमारे पास खाने पीने का सामान ठीक ठाक होता, तो आज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वो बन जाता व्हाट, इंडियन ऑक्यूपाइड पाकिस्तान। कुछ बच्चे और मिल जाते मेरे को पढ़ाने के लिए, रेवेन्यू बढ़ जाता, कुछ बढ़िया फॉरेन टूरिज्म आपको मिल जाता। समझ गए? सेल्फ सफिशिएंसी अंडरस्टूड चिल्ड्रन? चलिए, तो ये ताशकंद वाली बात इसमें नहीं लिखी है, नहीं तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। तो यूएस ने इंडिया को थ्रेटन किया था चिल्ड्रन। खोपड़े में बात गई। तो उसी दिन से सोचा गया, और शास्त्री जी ने लोगों को रिक्वेस्ट किया था कि आप कम से कम हफ्ते में एक दिन व्रत रखें। उसको शायद शास्त्री व्रत के नाम से जाना जाता था। थोड़ा सा गूगल यूट्यूब करेंगे तो आपको पता लग जाएगा और इसके बारे में। तो लोग अगर एक दिन खाना कम खाएंगे तो हमारी फूड सप्लाईज काफी आगे तक चल जाएंगी। समझ में आ गई बच्चों बात? समझ में आ गई बात? तो ऑल 5 लॉन्ग पीरियड गोल्स वेल अंडरस्टूड? ऑल 5 लॉन्ग पीरियड गोल्स वर वेल अंडरस्टूड? तो आप जितने भी 5 ईयर प्लान्स पढ़ेंगे उन सब में आपको ये 5 गोल कहीं ना कहीं नजर आएंगे ही आएंगे। गॉट इट? तो सबसे पहला गोल क्या था बच्चों हमारा? टू इंक्रीज जीडीपी। दूसरा क्या था? फुल एम्प्लॉयमेंट। तीसरा इक्वल नहीं, व्हाट, इक्विटेबल, स्किल के अकॉर्डिंगली पैसा मिलेगा आपको। चौथा मॉडर्नाइजेशन, और पांचवा सेल्फ सफिशिएंसी। आते हैं शॉर्ट पीरियड गोल्स पे। लोगों को देख के लग गया होगा बकवास होते हैं, क्योंकि ज्यादा इसमें हेडिंग वगैरह बनाई नहीं गई है, बट आप इसकी हेडिंग बना लेंगे चिल्ड्रन। सबसे पहला लिखिए, फर्स्ट प्लान फोकस्ड ऑन हायर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। काहे सर? बिकॉज अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हायर होगा चिल्ड्रन तो फूड की शॉर्टेज कभी देश में होगी ही नहीं। देयर आफ्टर फर्स्ट प्लान में ही शिफ्ट आ गया फोकस फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री, क्योंकि एग्रीकल्चर में कमाई बहुत ज्यादा नहीं थी। ज्यादा कमाई कहां पे थी चिल्ड्रन? इंडस्ट्री में। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का ज्यादा प्लान जो बनाया गया बच्चों, वो बनाया गया सेकंड प्लान में। खोपड़े में बात गई चिल्ड्रन? इंडस्ट्रियलाइजेशन को ज्यादा फोकस कहां पे किया गया? सेकंड प्लान में। समझ में आ गया? थर्ड प्लान में हमने सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ फूड ग्रेन की बात की,
और फोर्थ प्लान में वी टॉक्ड अबाउट टू थिंग्स चिल्ड्रन। कौन सी दो चीजें? प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस स्टेबिलिटी का मतलब सबको पता होगा, कंट्री शुड नॉट बी सफरिंग फ्रॉम द स्टेट ऑफ डिफ्लेशन और चिल्ड्रन फ्रॉम द स्टेट ऑफ इन्फ्लेशन। गॉट इट क्लियर? एंड फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर। कहीं ना कहीं बात किसकी आ गई बच्चों? एम्प्लॉयमेंट की। तो आपको एमसीक्यूज में से पूछा जाएगा विच प्लान फोकस्ड ऑन व्हाट। तो ध्यान से सुनिएगा, पहला वाला प्लान क्या फोकस कर रहा था? व्हाट? सेल्फ सफिशिएंसी और शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री। शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री ज्यादा फोकस कहां पे हुआ? सेकंड में। मतलब फर्स्ट में ज्यादा प्रायोरिटी थी कि हम अपना एग्रीकल्चर आउटपुट बढ़ाएं, और उसके बाद की सेकंड प्रायोरिटी थी कि हम एग्रीकल्चर से कहां शिफ्ट हो जाएं? इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। सेकंड प्लान में इंडस्ट्रियलाइजेशन को फोकस किया गया। अगेन थर्ड में सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन वापस आ गया। और फोर्थ प्लान में प्राइस स्टेबिलिटी एंड फुल यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर की बात की गई। समझ में आ गई बातें? तो झटपट इतने पॉइंट्स नोट डाउन करें बच्चों। आप सबको याद रहेगी बच्चों, फर्स्ट प्लान में क्या था कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाएं ताकि फूड सफिशिएंसी हो जाए, और शिफ्ट कहां से होना है? एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, जो फोकस किया गया किस प्लान में? सेकंड प्लान में। देयर आफ्टर थर्ड प्लान में अगेन फर्स्ट का फूड सफिशिएंसी वाला पॉइंट चला आया, और चौथे प्लान में प्राइस स्टेबिलिटी एंड यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर की बात हुई। इतनी बात सबको समझ में आ गई बच्चों? चलिए, पांचवें और छठे प्लान का क्या फोकस था? पांचवें और छठे प्लान का फोकस था कि भाई हमको पॉवर्टी को एलिविएट करना है, मतलब गरीबी को खत्म करना है। तो सारे गरीबों को फांसी दे दी जाए बच्चों, ना रहेंगे गरीब, ना रहेगी गरीबी, ऐसा नहीं होगा। सेवेंथ प्लान स्ट्रेस्ड फॉर ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अब देखिए क्या पागलबंदी की बात है भाई, पांचवें छठे में अगर आप एलिविएशन ऑफ पॉवर्टी की बात कर रहे हैं, तो पॉवर्टी कैसे एलिविएट होगी? आपको नौकरियां देनी पड़ेंगी। तो कायदे से पांचवें और छठे में ही एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज का भी जिक्र हो जाना चाहिए था, क्योंकि जब एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा तो अपने आप कुछ लेवल तक की पॉवर्टी तो कम हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई चलो। एट्थ प्लान फोकस्ड अगेन ऑन व्हाट चिल्ड्रन? फोकस्ड अगेन ऑन व्हाट? फुल एम्प्लॉयमेंट। मतलब हम आपको बोल सकते हैं कि दिस इज द फॉलो अप ऑफ फोर्थ प्लान, क्योंकि फोर्थ प्लान में आपने यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर की बात की थी, अगर आपको याद हो तो। समझ में आया बच्चों? और उसके बाद यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, मतलब कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, हर इंसान को राइट टू एजुकेशन होना चाहिए। तो राइट टू एजुकेशन कानून तो हिंदुस्तान में बहुत बाद में बना है, बट काम उस पे एट्थ प्लान से चालू हो गया था। समझ में आई बात? चलो, नाइन्थ प्लान फोकस्ड ऑन ग्रोथ, प्राइस स्टेबिलिटी एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। मतलब अब लोगों के पास खाने पीने के पैसे हो गए, नौकरी वगैरह लग गई, अब लोगों को बोलेंगे कि भाई रिसोर्सेस को आप इतना ही यूज करें कि वो आने वाले टाइम में भी अगली जनरेशन के लिए भी अवेलेबल हो जाए। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात भाई? 10वां प्लान क्या बोलता था? जाओ घूमो टहलो मौज करो। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात की गई 10th प्लान में। और 11th प्लान में कुछ लगता है बचा नहीं इनके पास, वापस से ये 8th प्लान वाले कंटेंट को यहाँ ले आए। पॉवर्टी को रिड्यूस करना है, ज्यादा से ज्यादा जॉब्स को क्रिएट करना है, एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की बात चल रही की जा रही थी 9th प्लान में भी। तो इससे देख के ही लग रहा है कि प्लानिंग कमीशन के पास काम कम था और नौटंकी ज्यादा, एक ही चीज को बार बार ले आते थे। खोपड़े में बात गई। तो इसीलिए प्लानिंग कमीशन को खत्म करके क्या आ गया बच्चों? नीति आयोग। लॉजिक अंडरस्टूड? बच्चे कहेंगे सर कहाँ गया 12वां और 13वां प्लान? 12वें और 13वें की कहानी भी अभी आपको बताएंगे, परेशान मत होइए। तो नोट डाउन दीस थिंग्स। आते हैं 12वें प्लान पे चिल्ड्रन। 12वें प्लान में इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की गई है। नए नए शब्द चले आए हैं, चीजें वही हैं। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब फूड ग्रेन की सेल्फ सफिशिएंसी तो अब तक अचीव हो चुकी थी, अब हम फूड के इंपोर्टर की बजाय बन गए थे फूड के बहुत बड़े एक्सपोर्टर। गॉट इट क्लियर? हम यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की बात कर रहे थे, वो भी हमने सरकारी स्कूल खोल दिए, अब वहां बच्चा पढ़ना पड़े, हमसे कोई लेना देना नहीं है। अभी इंडिया में कुछ एग्जाम हुआ था, टोटल 76 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड चिल्ड्रन, और इंडिया की रैंक 75th थी उसके अंदर। किर्गिस्तान बस हमसे नीचे था। एजुकेशन इंडेक्स का वो एग्जाम हुआ था, मेरे को नाम हम थोड़ा भूल गया हूँ, मैंने एक बार डिस्कस भी किया था इसको।
तो 76 देशों में एग्जाम लिया गया था, इंडिया रैंक्ड 75th, बट इट 76 में किर्गिस्तान था। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? क्योंकि यहाँ के बच्चे तो पबजी वबजी यही सब खेल रहे हैं, टिकटॉक बना रहे हैं और रील बना रहे हैं, तो कहाँ पढ़ाई लिखाई होगी? क्लास में बच्चे एब्सेंट रहते हैं, जो आते भी हो मैक्सिमम सोते रहते हैं क्लास के अंदर, तो क्या पढ़ाई लिखाई होगी इस देश में? चले आगे बच्चों। तो इंक्लूसिव ग्रोथ में सब कुछ आ जाएगा, फूड सफिशिएंसी हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, देयर आफ्टर जॉब की बात कर रहे हैं, मैन पावर को कैसे यूज करना है, फुल एम्प्लॉयमेंट की बात है। और हमारे यहाँ तो सरकारों का इंटरेस्ट यही है कि लोगों को फ्री में राशन पानी बांटते रहो और उनको एकदम अपंग बना दो, अपाहिज बना दो। तो उनको बांटिए फ्री में, जहर बांटिए जो खाने लायक नहीं है, जो काम करने लायक नहीं है, राशन पानी फ्री में बांटने की जरूरत नहीं है। तो ये है बच्चों एक फ्लो चार्ट, अलग अलग प्लान पीरियड का चला। फर्स्ट प्लान चला 1951 से 56 तक, ये दो बातें जो हमने की थी वही आगे चला। सेकेंड प्लान चला 56 से 61, फोकस ऑन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन विद द सेटिंग अप ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज। तो टाटा वगैरह का ज्यादा बोलबाला इसी सेशन में हुआ था, वैसे वो एग्जिस्ट तो कर रहे थे सिंस ब्रिटिश एरा। थर्ड प्लान चल रहे हैं 61 से लेकर 66 तक, कौन सी तीन बातें थी यहाँ पे? फूड ग्रेन की सेल्फ सफिशिएंसी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जब क्रिएट होंगी तो ऑटोमेटिकली इक्वालिटीज आ जाएंगी, इनइक्वालिटीज खत्म हो जाएंगी। जब हम सबको नौकरी दे देंगे, ज्यादातर लोगों को नौकरी दे देंगे, तो सबकी अर्निंग कैपेबिलिटीज बढ़ जाएंगी। इसके बाद बीच में सरकार 3 बार टूट गई, मतलब भंग हो गई, 5 साल किसी भी गवर्नमेंट ने कंप्लीट नहीं किए। तो वी हैड 3 एनुअल प्लान्स, 1966-67, 67-68 एंड 68-69। फिर चौथा 5 ईयर प्लान आया 69 से कब तक के लिए? 74। यहां पे अगेन हमने प्राइस स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की। फिर बच्चों आया 74 से 79, रेजिंग द लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड एंड फोकस ऑन वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। बस इसी प्लान से ये सरकार ने फ्रीबीज देनी स्टार्ट कर दी चिल्ड्रन। यहीं से देश का बेड़ा गर्क होना चालू हो गया। लोगों को, कामचोरों को बिना काम किए पैसे मिलने लग गए, बिना काम किए राशन पानी मिलने लग गया। तो जब तक इकोनॉमी में बिना काम किए लोगों को चीजें मिलेंगी, तो आप समझ लीजिए ट्रांसफर पेमेंट ज्यादा होंगी और फैक्टर पेमेंट्स कम, तो देश की तरक्की की बैंड बच जाएगी। तरक्की विल बी मल्टीप्लाइड बाय व्हाट चिल्ड्रन? 0। पोपड़े में बात गई। तो आप कल को नेता बने तो ये फ्रीबीज मत बांटिएगा, तो सर फिर वोट कहां से मिलेगा? हाँ, वोट तो फिर आपको नहीं मिलेगा। समझ में आ गया? चलिए, क्या वो मालवीय जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? विधायक को समझा देंगे, किस किस विधायक को समझाएंगे? 1979 और 80 अगेन सरकार भंग हो गई। चला छठा प्लान 80 से लेकर 85, पॉवर्टी रिमूवल, इनइक्वालिटी रिडक्शन, देयर आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। और फिर आया सातवां प्लान बच्चों 85 से 90, अगेन वही बातें फिर से चली आई। कौन सी बातें फिर से चली आई? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, जो सेकंड प्लान में था या फर्स्ट प्लान में था, वो फिर से सातवें में चला आया। फिर अगेन 2 प्लान आए 1990 और 92। सर ये 2 प्लान क्यों आए? यहाँ पे राजीव गांधी जी की हत्या हो गई थी चिल्ड्रन, और सो कॉल्ड सरकार गिर गई थी। फिर जनता दल की जब नई सरकार बनी और यहाँ से देश का उज्जवल भविष्य चालू हो गया। तो यहाँ पे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। समझ में आ गया? नहीं समझे? तो अगेन फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात यहाँ पे की, यहाँ पे थोड़े से और बेनिफिट्स उस सेक्टर को देने लग गए। 9th प्लान आया 1997 से 2002, अगेन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की बात, प्राइस स्टेबिलिटी की बात फिर आ गई। और अब यहाँ पे अकल आई कि भैया बच्चा कम पैदा करो, विचार देश की तरक्की के लिए ज्यादा पैदा करो। खोपड़े में बात गई। तो पॉपुलेशन कंट्रोल की बात 97 से 2002 9वें प्लान में आई। नहीं समझ में आई बात? 10th प्लान में अगेन चिल्ड्रन 2002 से 2007 तक क्वालिटी ऑफ लाइफ का इंप्रूवमेंट, एजुकेशनल फैसिलिटीज एंड इंप्रूव्ड लेवल ऑफ फूड एंड हेल्थ फैसिलिटीज। जो लोग बात कर रहे थे बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, मतलब लग्जूरियस लाइफ, साफ पानी मिल जाए बस लोगों को, टॉयलेट मिल जाए कम से कम। समझ में आ गया? इनइक्वालिटी रिडक्शन हो जाए, रिच कम्युनिटी का टैक्स ज्यादा और वो पैसा खर्च कहां पे होगा? पुअर कम्युनिटी के ऊपर। 11वां प्लान आया 2007 से 2012, और बस अब ये प्लानिंग कमीशन को निपटाने की बात थी। अब यहाँ पे मल्टीपल टारगेट्स है, यहाँ पे पॉवर्टी रिडक्शन पुराना ही कॉपीड है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सेम, ग्रीन रेवोल्यूशन की बात की गई, क्वालिटी ऑफ जॉब बेटर हो जाए और सस्टेनेबिलिटी इन एनवायरमेंट की बात की गई।
तो स्टार्टिंग के 5-7 प्लान पढ़ लेंगे जब आप, तो बाद में चीजों को रिपीट करना हम स्टार्ट कर दिए। और 12वां प्लान 12 से 17 के लिए था, बट ये बच्चों 2015 में ही, बेटर टू से 2014 में ही खत्म कर दिया गया, और यहीं पे नीति आयोग आ गया। तो जैसे स्कूल 12वीं में खत्म होता है, प्लान भी 12 के बाद निपट गए। तो 12th 5 ईयर प्लान के बाद हमारे देश में 5 ईयर प्लान कभी बना ही नहीं। तो इस चैप्टर को इकोनॉमिक्स की बुक से हटा के मेरे ओपिनियन में हिस्ट्री की बुक में डालना चाहिए, बट ये अभी भी इकोनॉमिक्स की बुक में चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है। समझ में आ गया? और आपको भी लग रहा होगा पिछली 2 क्लास में एक ही चीज पढ़ रहे हैं बार बार, पहले उसको अलग से पढ़ाया गया, फिर उसको प्लान में ठूस दिया गया। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो हिंदुस्तान में हिस्ट्री ज्यादा पढ़ाई जाती है। चले आगे, तभी पढ़ाई हिस्ट्री बन जाती है। खोपड़े में बात गई, सारे प्लान समझ गए सब लोग? चलिए आ जाइए अगले अपने टॉपिक पे। फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी परस्यूड अंडर प्लानिंग टिल 1991, मतलब 1951 से लेकर 1991 तक 40 साल तक हमारी विचारधारा प्लानिंग को लेकर क्या थी चिल्ड्रन? 40 ईयर्स तक व्हाट वी थॉट ऑन प्लानिंग। कुछ बच्चे बोल रहे थे सर उस समय तो रिलायंस बहुत कम था, अब रिलायंस का बिजनेस ज्यादा हो गया है। हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर का मतलब ये नहीं कि रिलायंस कंपनी के ऊपर डिपेंडेंसी थी, गवर्नमेंट के ऊपर लोगों की डिपेंडेंसी ज्यादा थी। मेनी पीपल वर डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट बेसिकली। सरकार ये करेगी तो वो हो जाएगा, ये करेगी तो ये हो जाएगा। उसके बाद सरकार ने कहा भैया अपना अपना समझो सब लोग, हम सिर्फ रूल्स बनाएंगे, आपको क्या करना है ये आपका आउटलुक है। पीपल हैव कॉपीड द हेडिंग चिल्ड्रन, सबने फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी प्लानिंग कॉपी कर लिया। चलिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पे चिल्ड्रन। ए पार्ट, सबसे पुराना इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन बनाया गया किस ईयर में? 1948 में। 100% आप बोल सकते हैं इंडस्ट्रीज पब्लिक सेक्टर के पास थी। गवर्नमेंट चाहती नहीं थी कि प्राइवेट सेक्टर आए। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट बेवकूफ थी, उनके अंदर डर था कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी प्राइवेट सेक्टर के नाम पे और पूरे देश को 200-400 साल तक रूल कर गई। अब अगर हमने फिर से किसी प्राइवेट सेक्टर को दे दिया थोड़ा सा सो कॉल्ड लिबर्टी, तो हो सकता है फिर से दूसरी ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाए। तो डर का माहौल था। समझ में आ गया 8 साल में कि कुछ खास कर नहीं पाए, तो 1956 में बच्चों सेकंड इंडस्ट्री पॉलिसी रेजोल्यूशन आया, जिसमें से 17 इंडस्ट्रीज पब्लिक सेक्टर के लिए थी और 12 किसके लिए थी? प्राइवेट के लिए। काम इसमें भी कुछ ज्यादा नहीं हुआ। देन केम आईपीआर 1991, जब बोला गया कि भाई फॉरेन कैपिटल, फॉरेन पार्टिसिपेशन इंडिया में जब तक नहीं आएगा तब तक हमारे पास टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं आएगी, हमारा एम्प्लॉयमेंट पैटर्न पुराना ही रहेगा और हम कभी भी तरक्की कर ही नहीं पाएंगे। तो हमारे पास सिर्फ एडवांटेज ये था हायर पॉपुलेशन का कि हमारी लेबर बहुत चीप थी एंड इंडियंस आर हाईली अडेप्टेबल। वो तो आजकल लोगों को लग ही रहा होगा, चाहे 26 डिग्री टेम्परेचर हो चाहे 52 डिग्री हो, समोसा गर्म ही चाहिए इलाहाबाद वालों को। इज दैट अंडरस्टूड और नॉट? खोपड़े में बात गई। चलिए, गुड मॉर्निंग आस्था जी। कुछ लोग बीच बीच में भी सो जाते हैं क्लास में। खोपड़े में बात गई। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1991 में बात की गई कि भाई दरवाजा खोलो और विदेशी पानी को हिंदुस्तान के समुद्र के साथ मिलने दो कम से कम। उसी के बाद से चिल्ड्रन हमारे देश का थोड़ा कॉर्पोरेटाइजेशन हुआ और उसी से करप्शन लेवल्स भी बढ़ गए, क्योंकि अब 1948 से लेकर 1991 तक के सारे घोटाले देख लीजिए, टोटल 500 करोड़ आपको नहीं मिलेगा चिल्ड्रन। और 1991 से लेकर लगभग 2014 तक के घोटाले देख लीजिए, कोई भी एक घोटाला आपको 5,000 करोड़ से कम का नजर नहीं आएगा। 2G घोटाला, 3G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, इतने घोटाले के बाद भी देश चल रहा है। सोचिए कितने रईस लोग हैं। समझ में आ गया? नीरव मोदी घोटाला और वो एक विजय माल्या घोटाला, 12,000 करोड़, 15,000 करोड़। यहाँ हमारे बैंक में 100 रुपए कम हो जाए, बैंक वाले दलिद्र 50 रुपए चार्जेस काट लेते हैं। इनका पता नहीं कैसे पैसा पता नहीं लगता लोगों को। इनसे कुछ सीखना पड़ेगा, कोचिंग लेनी पड़ेगी विजय माल्या से। कहीं आपसे मिले तो मेरा एडमिशन करा दीजिएगा इनकी कोचिंग में, कि थोड़ा ये घोटाला स्टडीज, कहीं सब्जेक्ट ना लॉन्च हो जाने वाले टाइम में। घोटाला स्टडीज, आईपीएल चल रहा है, सट्टा स्टडीज, गैम्बलिंग स्टडीज, ऐसे सब्जेक्ट्स आने वाले टाइम में मिलेंगे लोगों को। तो बच्चों समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? सबने कॉपी कर लिया इसको? सेकंड पॉइंट लिखने से पहले बी पार्ट लिख लीजिए। तो ऑब्जेक्टिव रियलाइज हो गया कि भाई सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी अगर चलाना है तो आपको प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी करना पड़ेगा। तो इसी के बाद 91 में इंश्योरेंस सेक्टर को प्राइवेटाइज किया गया, बैंकिंग को प्राइवेटाइज किया गया,
कम्युनिकेशन टेलीकॉम को प्राइवेटाइज किया गया, रोड डेवलपमेंट प्राइवेटाइज हुआ। अब धीरे धीरे डिफेंस, रेलवे, एटॉमिक एनर्जी, हैवी इंडस्ट्रीज कुछ बची हैं जो 91 में भी गवर्नमेंट ने अपने पास रखी। अब इनका भी धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट होगा। डिफेंस में डायरेक्ट नहीं होगा, इनडायरेक्ट होगा। किसी कंपनीज को लिया जाएगा इंडिया में और वो विदेशी कंपनियों के साथ बात करके हथियार खरीदने बेचने का काम करेंगे। समझ में आ गया? और अगर कहीं एटॉमिक एनर्जी को प्राइवेटाइज कर दिया गया तो समझ लीजिए अगली दिवाली में एटम बम फटे घर पे। समझ में आ गया? पता लगा मुकेश अंबानी जी ने दुकान लगा ली एटम बम बेचने छोटा चुटपुटिया में। डन दिस चिल्ड्रन? इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन समझ में आ गया सबको? चलिए लिख लीजिए झटफट फास्ट। सेकंड चिल्ड्रन, रेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर, सॉरी प्राइवेट सेक्टर। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1948 में बना चलन, जिसमें नई इंडस्ट्रीज में प्राइवेट सेक्टर का सो कॉल्ड बिना लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन एंट्री वाज नॉट अलाउड। अब यहां पे कुछ सरकारी ऑफिसर्स को घूस लेने का मौका मिल गया कि अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है, आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो आप ये फैक्ट्री नहीं चला सकते, बिजनेस नहीं कर सकते। और अगर आपको लाइसेंस चाहिए, रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो बिना सुविधा शुल्क के आपको लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन मिलेगा नहीं। साइकिल तक का रजिस्ट्रेशन होता था, रिक्शा चलाने के लिए भी लाइसेंस बनता था, बट आज तो ई रिक्शा भी लोग बिना लाइसेंस के चलाए जा रहे हैं। MRTP एक्ट वाज द लॉ इन 1969 इट वाज मेड, और ये 2002 में कंपटीशन एक्ट से बच्चों रिप्लेस हो गया। और कंपटीशन एक्ट से इसको रिप्लेस कर दिया गया क्योंकि इसमें काफी चीजें बकवास हो चुकी थी। तो MRTP एक्ट बस यही बोलता था कि आप कभी भी किसी भी चीज की मोनोपोली नहीं क्रिएट कर सकते। मतलब अगर मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं तो आई कैन नॉट डू सो कि मैं एक ही सेलर के थ्रू अपने गुड्स को पूरी कंट्री में बिकवाऊंगा। आप कोई भी अनफेयर प्राइस नहीं चार्ज कर सकते थे। पता लगा आप बोल रहे हैं कि भाई डिमांड ज्यादा है तो आई विल बी सेलिंग द कमोडिटी एट अ वेरी हाई प्राइस। दीज थिंग्स वर नॉट प्रैक्टिकली अलाउड टू एनीबडी। समझ में आ गया? तो MRTP एक्ट को खत्म करके 2002 में कंपटीशन एक्ट आ गया था चिल्ड्रन। समझ में आ गई बात? सो MRTP एक्ट वाज देयर व्हिच प्लेस रेस्ट्रिक्शंस ऑन द एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन प्राइवेट सेक्टर। तो इसीलिए शायद MRTP को खत्म कर दिया गया, भाई इसको खत्म करो। और 2002 में जब कंपटीशन एक्ट आया तो इसके अकॉर्डिंगली आप बिजनेस को किसी भी लेवल तक, कंपटीशन के लेवल तक रन कर सकते हैं। तो कुछ देश के कानून भी ऐसे बेकार टाइप के थे जिन्होंने देश की तरक्की को प्रैक्टिकली रोक दिया था। समझ में आ गई बात? तो दिस इज मार्क्ड एज A पॉइंट इनटू, दिस इज B चिल्ड्रन। एंड रेगुलेटेड डेवलपमेंट था प्राइवेट सेक्टर का। रेगुलेटेड डेवलपमेंट मतलब आप चाह के भी हायर प्रोडक्शन नहीं कर सकते थे। गवर्नमेंट से आपको लाइसेंस लेना पड़ता था, कितनी हम क्लॉथ की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, कितना हम सो कॉल्ड लेटस से पेपर प्रोसेस करेंगे। ये नहीं कि आपने फैक्ट्री लगा ली कपड़े की तो जितना चाहे उतना मीटर कपड़ा बना दीजिए, नॉट एट ऑल। क्योंकि गवर्नमेंट को पता था कि अगर आप अनड्यू आउटपुट देंगे तो मतलब आप कंट्री को, मार्केट को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपका कपड़ा लोग ज्यादा खरीदें सस्ते दाम पे और बाकी बिजनेसमैन मर जाए। तो ये बात एक मूवी में भी दिखाई गई थी, गुरु मूवी, अगर आपने अभिषेक बच्चन की देखी हो तो उसमें ये था कि उनपे मशीन के इंपोर्ट का बैन लगाया था। तो उन्होंने 6 मशीनें खरीदी और 6 मशीनें स्पेयर पार्ट के नाम पे खरीदी और इंडिया में आकर उनको असेंबल करा के 12 मशीनें लगा दी और क्लॉथ का प्रोडक्शन बढ़ा दिया। गॉट इट क्लियर? तो उसमें शायद धीरू भाई अंबानी को लोग बोलते हैं पोर्ट्रे किया गया था कि बाद में उनके ऊपर केस भी चला फिर कि आपने रूल्स को वायलेट किया। तो उनका मैंने क्या वायलेशन किया? मैंने ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करके कपड़े की प्राइस को कम किया ताकि वो लोगों के लिए खरीदना बहुत चीप हो जाए और हम दूसरे देशों में अपने कपड़े को एक्सपोर्ट कर पाए। नहीं तो जिंदगी भर हम क्या करते रहेंगे? भीख मांगते रहेंगे। और ये सारी चीजें फॉरेन कंट्रीज, यूएस वगैरह हमको डोमिनेट करती थी क्योंकि उनको पता था कि अगर इंडिया का आउटपुट बढ़ गया तो हमारे जो कस्टमर्स हैं हम उनको सामान नहीं बेच पाएंगे। इज दैट क्लियर? तो हमेशा हमें प्रेशराइज किया जाता था, डीमोरलाइज किया जाता था। रिसेंट एग्जाम्पल था कोविड की वैक्सीन चिल्ड्रन, जो आजकल आपको इतना नजर आ रहा है कि कोविड की वैक्सीन लोगों ने ली, इंजेक्शन लगा तो उससे ब्लड क्लॉट हो रहा है और लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं। सब नौटंकी है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि विदेशी कंपनियों की दवाइयां हिंदुस्तान में जरा भी बिकी ही नहीं और उनको लग गया चूना। तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, गद्दा नोचे, तकिया नोचे, आदमी नोचे, सबको नोचे, यही सब चल रहा है। अंडरस्टूड दिस? सोचिए वैक्सीन ना लगी तो उस जमाने में, उस समय कितने मर जाते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करिए, 2-4 लाख मर भी गए तो कोई टेंशन की बात नहीं है। 141 करोड़ की जनसंख्या है।
और जिसको जब जाना है उसको तब जाना ही जाना है। डन चिल्ड्रन, कॉपीड एवरीबॉडी। चलते हैं आगे बच्चों। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के प्रोटेक्शन की बात और लार्ज स्केल को रेगुलेट करने की बात। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री को रेगुलेट किया गया किस कानून से चिल्ड्रन? MRTP 1969। आई रिपीट चिल्ड्रन, कौन सा कानून था? MRTP 1969। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को जो कंपटीशन मिल रहा था उनके लिए रिजर्वेशन आ गए कि कुछ चीजें ये स्मॉल स्केल वाले ही बनाएंगे, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकती। चाइना यहां पे हमसे आगे निकल गया बच्चों। उन्होंने स्मॉल स्केल को सही में प्रोटेक्ट किया, बट हमने स्मॉल स्केल को कागज पे कानून पे तो प्रोटेक्ट कर दिया, बट रियलिटी में हम उसको प्रोटेक्ट कर ही नहीं पाए। तो चाइनीज गवर्नमेंट ने 1940s में लोगों को बोला कि आप अपने कोर्टयार्ड में प्लांट सेटअप कर लीजिए, फैक्ट्री सेटअप कर लीजिए, कॉटेज इंडस्ट्री सेटअप कर लीजिए। अभी आखिरी चैप्टर जब हम पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, तो वहां पे सब बातें होंगी चिल्ड्रन। तो इंडिया में कागज पे तो हमने नियम बना दिया, बट रियलिटी में किसी भी तरह का प्रोटेक्शन इनको ऑफर हुआ ही नहीं बच्चों। समझे इस बात को? ए पॉइंट कॉपी कर लीजिए। तो लार्ज स्केल का प्रोडक्शन तो MRTP ने कर दिया, स्मॉल स्केल का रिजर्वेशन ने कर दिया। बट अगेन चिल्ड्रन, इट वाज ऑन पेपर, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं हो पाया। एग्जाम में न लिख के चलिएगा इट वाज ऑन पेपर, रियलिटी में कुछ नहीं हो पाया। पता लगा सरकार की बुला इस बच्चे को पहले, ये बेइज्जती कराने पुरानी गवर्नमेंट की, इनको जेल में डाला जाए। कॉपी दिस पॉइंट चिल्ड्रन। चलिए, लार्ज स्केल वाला लिखिए सबने, लिखिए लिखिए फास्ट। तो स्मॉल स्केल का रिजर्वेशन, लार्ज स्केल का MRTP। तो कुछ एरियाज को बच्चों स्मॉल स्केल के लिए रिजर्व किया गया था जहां पे लेबर की जरूरत ज्यादा थी, रेडीमेड गारमेंट्स, केमिकल, लेदर प्रोडक्ट चिल्ड्रन। और जहां पे सो कॉल्ड मशीन की जरूरत ज्यादा थी वो रिजर्व कर दिया गया किसके लिए? लार्ज स्केल के लिए। क्योंकि स्मॉल स्केल के लिए उतना इन्वेस्टमेंट करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। और अगर आप कभी सो कॉल्ड हिली एरिया में घूमने गए हो चिल्ड्रन, हिमाचल प्रदेश, सो कॉल्ड शिमला, कुल्लू मनाली एंड ऑल दैट, या जम्मू कश्मीर, वहां पे आपको ये हैंडलूम वालों की दुकानें नजर आती हैं। बस वाला, टैक्सी वाला जानबूझ के वहां ले जाता है क्योंकि उसकी कमीशन सेटअप होती है। तो ये हैंडलूम बोर्ड्स उस जमाने में ही खोले गए थे, सिल्क के और वुलन के प्रोडक्शन को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो अगर आप कभी भी हिमाचल प्रदेश एरिया घूमने जाएं, जम्मू एंड कश्मीर जाएं, तो वहां पे जम्मू हैंडलूम क्राफ्ट की दुकान पे ले जाएंगे आपको। कितनी दुकानें फर्जी टाइप की होती हैं और कितनी सही होती हैं, ताकि उनका बिजनेस थोड़ा सा बढ़ जाए। सी पॉइंट मार्क कर लीजिए चिल्ड्रन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी डेवलप किए गए थे। आपने एक नाम सुना होगा, SIDBI, सिडबी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। IDBI की सब्सिडरी थी बेसिकली। तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस को खोला गया। आज भी ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इनको बोलते हैं बच्चों माइक्रो फाइनेंस। क्या बोलते हैं? माइक्रो फाइनेंस। आपने ये उत्कर्ष स्मॉल बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक का नाम सुना है? ये माइक्रो फाइनेंस यूनिट्स हुआ करती थी। इनके पास थोड़े ठीक ठाक पैसे आ गए तो इनको RBI ने बैंकिंग का लाइसेंस दे दिया। तो बंधन बैंक का नाम आपने सुना होगा, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का नाम सुना होगा, IDFC फर्स्ट बैंक का नाम सुना होगा। दे ऑल यूज टू बिलोंग दिस माइक्रो फाइनेंस। तो ये उस जमाने में भी था और ये आज भी चलता है। ये नहीं कि सिर्फ उस जमाने में था और आज नहीं है। तो उस जमाने में बहुत ज्यादा पंप एंड शो नहीं था, बहुत ज्यादा इनका मार्केट में अपीयरेंस नहीं था, बट अब इनका अपीयरेंस मार्केट में आप बोल सकते हैं इंटरनेट या टेक्नोलॉजी की वजह से ज्यादा हो गया है। समझ में आ गई बात? ये हैंडलूम बोर्ड समझ में आ गया? तो अगली बार ये हैंडलूम वालों की दुकान पे जब आप जाएं तो बोलिएगा हमको आपकी सच्चाई पता लग गई है, आप 1956 से ही चल रहे हैं। बोलेंगे अरे वाह, आपको कैसे पता? तो आप बताइएगा कि मैंने आपको बताया है, तो मेरी भी थोड़ी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी। समझ में आ गया? और ये चीट इतना करते हैं हैंडलूम बोर्ड के नाम पे, शिमला में तो खास करके वो आपको कोई बोल देंगे कि आइए हम आपको एक कंबल बेचेंगे, इसका नाम क्या था, चीकू, चीकू, और पता नहीं क्या क्या नाम इन्होंने रखे हुए हैं। और आपको एक बेवकूफ बनाने वाली स्कीम देते हैं कि याक नहीं होता, याक बच्चों, उसके गले में जो फर होता है वो निकालते हैं और उससे एक कंबल बनाया हुआ है। और जब उस कंबल को 5-10 साल ओढ़ लेंगे तो ये जो वूल है ग्रो करेगा और हम आपको इससे वापस खरीद लेंगे। तो आज आपको 10,000 का देंगे, कल को 35 का वापस ले लेंगे। आप इसी जहां से फंस जाते हैं और उनकी स्कीम का सामान खरीद लाते हैं। प्रोडक्ट्स आर गुड, बट ये जो वापस खरीदने वाला बायबैक वाला ऑफर है, ये एकदम झुट्टा ऑफर होता है, कोई वापस वापस आपसे नहीं लेते। समझ में आ गई बात की नहीं? तो कभी भी आप हिली एरिया में जाएं तो आपको ये ऑफर्स वहां जरूर मिलेंगे बच्चों, बट आपको फंसना नहीं है। समझ में आ गया? तो चीकू बोलेंगे और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। डन दिस चिल्ड्रन?
हैंडलूम बोर्ड समझ गए, देखा है लोगों ने हैंडलूम बोर्ड? नहीं देखा? चलिए कभी घूमने टहलने जाइएगा। इसीलिए बोलते हैं पर्यटन से बड़ी कोई शिक्षा नहीं। आपने अगर टूरिज्म किया हुआ तो आप खूब एजुकेटेड हो जाएंगे। डन दिस, डन दिस। चलिए चले आगे भाई, लिख लिया बच्चों सबने? आते हैं आगे बच्चों, डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री। मतलब सर 2 किलो की इंडस्ट्री की 5 किलो की? अरे 2 और 5 किलो की बात नहीं की जा रही है यहाँ पे। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इंजीनियरिंग गुड्स, आयरन एंड स्टील, इनको स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस सुपर इंपॉर्टेंट माना गया और इन इंडस्ट्रीज को बच्चों प्रायोरिटी बेसिस पे डेवलप किया गया। यहां पे हमारे इंजीनियर्स की बड़ी डिमांड थी चिल्ड्रन, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक शिफ्ट आ गया इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से वापस सर्विस सेक्टर पे। मतलब प्राइमरी मैन्युफैक्चरिंग, सॉरी प्राइमरी सेकेंडरी एंड सर्विस होता है, तो सेकेंडरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस 1956 में थी, तब हमारी कंट्री को इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था। अब इट इज ऑल डेवलप्ड, तो अब ज्यादा जॉब्स जो हैं वो इंजीनियरिंग सेक्टर में है ही नहीं, इट इज इनटू सर्विस सेक्टर बेसिकली। तो बीटेक जरूर करें कंप्यूटर साइंस में, बट उसके बाद अगर आपने वीएफएक्स में कोर्स कर लिया तो आपकी अर्निंग कैपेबिलिटीज बढ़ जाएंगी। इज दैट क्लियर और नॉट? नहीं समझे बात को? समझ में आ गया? समझ में आ गया भाई? कॉपी क्विकली चलना। फिर फोकस किया गया कि भाई सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा हो। सेविंग तब ज्यादा होगी जब लोगों की बच्चों इनकम ज्यादा होगी, इनकम ज्यादा होगी तो उससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगे, एंड दैट विल रिलेट टू अल्टीमेटली कॉल्ड एज इकोनॉमिक ग्रोथ। तो अगर आपकी कमाई ज्यादा है तो आप बचाएंगे पैसा ज्यादा, वो ज्यादा पैसा जब बैंकिंग चैनल के थ्रू सिस्टम में जाएगा तो लोगों को लेंडिंग एंड बोरोइंग ज्यादा मिलेगी, और लोग उस पैसे को अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करके फर्दर प्रोडक्शन को एनहांस करेंगे, फर्दर फैक्ट्री सेटअप होगी तो उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। तो ये सब चीजें मैं बोल रहा हूँ, रिकॉर्डेड लेक्चर में है, आप इसको जरूर लिखिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको ये सब चीजें लिखनी पड़ेंगी। सिर्फ इतना 3 लाइन लिख के आएंगे तो नंबर नहीं मिलेगा आपको। खोपड़े में बात गई? तो इफ यू राइट फोकस ऑन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, तो आपको बताना पड़ेगा देवर द की डिटर्मिनेंट्स बट हाउ दे कैन लीड टू अ डेवलप्ड इकोनॉमी। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? इतना तो आई होप सो लिख लेंगे लोग। चलिए, सबने फोर्थ पॉइंट कॉपी कर लिया बच्चों? फोर्थ वन कॉपी? चलिए, फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्शन कैसे मिला? टैरिफ बढ़ा दो, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दो, जो ना माने हॉकी स्टिक लेके सूतो उनको कायदे से। कहने का मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा। वो इंपोर्ट्स जो जरूरी थे, लाइक लार्ज मशीनरी, कैपिटल गुड्स, उनको तो इंपोर्ट करना ही करना है, एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स को भी इंपोर्ट करना है, बट बाकी चीजों पे जो कंज्यूमर गुड्स थे उन पे रेस्ट्रिक्शन लगाइए, क्योंकि अगर उसको हम इंपोर्ट करके ही पूरा कर लेंगे तो इंडिया में बच्चों उसका प्रोडक्शन होगा ही नहीं। जब प्रोडक्शन नहीं होगा तो फॉरेन कंट्री जहां से वो सामान आ रहा है दे विल गेट द रियल प्रॉफिट ऑफ आर्स। तो इट इज बेटर कि आप हाई इंपोर्ट ड्यूटी लगाइए कंज्यूमर गुड्स पे, ताकि वो फैक्ट्रीज इंडिया में अपना बिजनेस सेटअप करें, जिससे उनका एडवांटेज होगा कि उनकी क्लाइंटेल बढ़ जाएगी और हमारे लोगों को भी इंप्लॉयमेंट ज्यादा मिलेगा। तो आईफोन 1 अप्रैल 2026 से बड़े सस्ते हो जाएंगे हिंदुस्तान में चिल्ड्रन। क्यों सस्ते हो जाएंगे? क्योंकि अभी बेस मॉडल तो इंडिया में बनता है, असेंबल होता है, बट जो प्रो और प्रो मैक्स है ये सब असेंबल नहीं होते, बाहर से ही आ रहे हैं। तो इस पे आपका 18% का जीएसटी, 22% की इंपोर्ट ड्यूटी, 40% का टैक्स लगता है। जब ये सब इंडिया में बनने लग जाएंगे तो 40% प्राइस विल रिड्यूस। खोपड़े में बात गई? तो कुछ बच्चे शायद अपना प्लान ड्रॉप कर दें 12वीं पास करने का 2025 में, तब 26 में पास किया जाएगा, ताकि घर वाले आईफोन लेके दे दे। फिफ्थ पॉइंट कॉपी चलन, कॉपी फास्ट। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, अभी अभी मैंने आपको बताया, ये दोनों पॉइंट्स बच्चों एक ही हैं, आप एक साथ भी लिख सकते हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन बाय इम्पोजिंग हायर इंपोर्ट ड्यूटी एंड गिविंग इंसेंटिव टू दोज हु सेट अप प्लांट एंड इंडस्ट्री इन द कंट्री, कि आप उन चीजों को जो बाहर से खरीदते थे कहां पे बनाएं? हिंदुस्तान में बनाएं। तो जब आप इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन करेंगे चिल्ड्रन, तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट भी क्या हो जाएगा? फेवरेबल हो जाएगा कि अनफेवरेबल हो जाएगा? फेवरेबल। तो इसका जिक्र भी आप अपने आंसर में जरूर करिएगा, तो जिससे फॉरेन एक्सचेंज आपके पास ज्यादा से ज्यादा है और आप बन जाएं आत्मनिर्भर भारत। तो मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत का सपना बच्चों कोई आज का नहीं है, ये 1956 से चला आ रहा है। तो उस जमाने में जिसको हम सेल्फ सफिशिएंट बोलते थे, आज उसको आत्मनिर्भर भारत बोलते हैं। मतलब वही शर्ट पैंट है, सिर्फ स्टिकर नया लगा दिया गया है। इज दैट अंडरस्टूड चिल्ड्रन? फॉरेन कैपिटल पे रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया। फेरा और एक कानून चलता था, अब वो नया आ गया तो बंद हो गया,
फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। 5th पॉइंट कॉपीड एवरीबॉडी चिल्ड्रन? चलिए तो 8th ऑनवर्ड्स 9th ये हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। व्हाट इज चिल्ड्रन? और इसके बाद पढ़ेंगे कहाँ तक हमारी प्लानिंग सक्सेसफुल हुई चिल्ड्रन, और उसके बाद आपको पढ़ने पड़ेंगे सो कॉल्ड फेलियर्स। ये देखने में फोटो ऐसी लगा देंगे कि लोग समझेंगे देश बहुत गरीब है, बहुत तेज लोग हैं, बहुत तेज। ये सब तो खैर मर गए होंगे, पता नहीं कब की फोटो है। एंड दैट्स ऑल। अगले लेक्चर में हमारा ये चैप्टर का हो जाएगा राम राम सत्य। ओके, चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे।